हाय किड्स, आज हम कक्षा का अध्याय 3 साना साना हाथ जोड़ी जो मधु कांकरिया जी द्वारा लिखित अध्याय है वो उसका सार समझेंगे। ये जो लेखिका मधु कांकरिया जी हैं, ये महानगरों की भागम भाग से दूरस्थ स्थानों पर घूमने जाती हैं। तो उनकी एक यात्रा वृतांत है जिसमें वो भारत के पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक, जिन्हें गैंगटॉक भी कहा जाता है, उससे आगे की हिमालय यात्रा का वर्णन करती हैं। तो इस पाठ में हम उसका सार पढ़ेंगे, साना साना हाथ जोड़ी, जो मधु कांकरिया जी द्वारा लिखित है। सबसे पहले गंगटोक की रात्रि, मतलब इसमें हमें बताया कि वहाँ की रात्रि कैसी है। वैसे तो उसे वहाँ का सुबह शाम रात हर समय बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की रहस्यमयी सितारों वाली रात जो है उसे सम्मोहित सी करती है कि हाँ, कितना सुंदर वातावरण, साफ़ सुथरा वातावरण। वहाँ की जो नेपाली युवती हैं उनसे वो प्रार्थना करना सीखती हैं। वहाँ की क्या प्रार्थना है? साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना हामरो जीवन तिमरो कसैली, जिसका हिंदी में अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, कि हम अपना सारा जीवन अच्छाइयों को के लिए जिएं, अच्छा कार्य करें, किसी का बुरा ना करें। तो ये रात्रि का सार है कि वहाँ की रात्रि उन्होंने कैसे बिताई। अगले दिन कंचनजंगा के दर्शन की प्रतीक्षा। सुबह लेखिका के युमथांग के लिए निकलना था और जैसे उनकी आँख खोलते तो उनको जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम पहले सोच के निकलते कि पूछ के निकलते कि क्या क्या चीज़ें वहाँ देखने लायक है। तो वैसे उन्हें किसी ने कहा था कि बालकनी में जैसे आओगे ना, अगर मौसम साफ़ हो तो कंचनजंगा जो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है वो साफ़ तुम्हारी बालकनी से दिख जाएगी। तो वो बाहर आती हैं देखने के लिए कि हमारी बालकनी से दिख जाए मुझे कंचनजंगा। लेकिन उस टाइम बादल तो मौसम तो अच्छा था लेकिन हल्के हल्के बादल थे, तो इसका कारण उसे कंचनजंगा दिखाई नहीं पड़ी, लेकिन रंग बिरंगे ढेर सारे फूल दिखाई दिए। आगे बौद्ध पताकाओं का युमथांग में महत्व। अब युमथांग में बौद्ध पताकाएं फहराई जाती हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। युमथांग जो है गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पे था। लेखिका के साथ चल रहे ड्राइवर कम गाइड, ड्राइवर भी ड्राइव भी कर रहे थे, वो गाड़ी चला भी रहे थे और उनको गाइड भी कर रहे थे। गाइड कौन होते हैं? जब हम कहीं बाहर जाते हैं, हमें वहाँ के एरिया वगैरह अच्छे से नहीं पता होते, तो हम किसी गाइड को हायर कर लेते हैं, किराए पे हायर कर देते हैं कि वो हमें अच्छी अच्छी जगह घुमाएं, बताएं कि वो किस लिए बनी है, किसने बनवाई हैं। तो वो नार्गे है जो वहाँ का उनका गाइड है, जो ड्राइवर भी है और गाइड का काम भी कर रहा है। तो यहाँ के उन्होंने बताया कि सारे रास्तों में हिमालय की गहनतम यानी गहरी गहरी घाटियाँ हैं, फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी और आगे बढ़ने पर उन्हें एक स्थान पर एक कतार में लगी सफ़ेद बौद्ध पताकाएँ। वो कहते हैं ये जो यहाँ के जो प्रसिद्ध होते हैं, बुद्धिस्ट होते हैं, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनके शोक में 108 श्वेत पताकाएं, सफ़ेद रंग की पताकाएं फहराई जाती है और फिर उन्हें उतारते नहीं है, वो अपने आप ही समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। और कई बार कोई नया काम प्रारंभ करते तब भी पताकाएं लगाई जाती हैं, लेकिन वो वाइट रंग की, सफ़ेद रंग की नहीं होती, वो रंगीन होती हैं। तो और वहाँ पर उन्हें बहुत जगह दलाई लामा की भी तस्वीर दिखाई देती है, मतलब जहाँ जीप में बैठी जैसे हम अपने ईश्वर की मूर्ति वगैरह लगाते हैं, फ़ोटो लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, वैसे उन्होंने दलाई लामा के वहाँ पे सबसे ज़्यादा चित्र लगे हुए देखे। आगे है कवि लोंगस्टाक। अब इसके बारे में क्या है, थोड़ी जब वो आगे चले तो उन्हें कवि लोंगस्टाक स्थान आता है, जैसे जिसे देखते जितेन बताता है कि यहाँ फिल्म गाइड जो है, गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी और तिब्बत के जो चीस्खे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से गूंज तेग के साथ संधि पत्र, कोई इनके बीच में संधि हुई थी, उस पर हस्ताक्षर कर रहे थे और उनकी याद में एक पत्थर भी रखा हुआ है, वहाँ पे स्मारक के रूप में भी रखा हुआ है। और एक वहाँ पे कुटिया है जिसमें एक चक्र हमेशा घूमता रहता है, जिसे धर्म चक्र कहते हैं और इसे प्रेयर व्हील भी कहा जाता है। कि अगर कहते हैं कि इसे अगर घुमाते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं हमारे, कोई अगर अच्छे बुरे कर्म करे हैं हमने तो हमारे सारे पाप है वो प्रेयर व्हील को यानी धर्म चक्र को घुमाने से धुल जाएंगे। आगे है प्रकृति की मनोरमा। आगे चली तो उन्होंने बाजार बस्तियां, मतलब जैसे जैसे गाड़ी आगे चल रही थी वो पीछे छूटती जा रही थी। कहीं औरतें, नेपाली औरतें जो थी स्वेटरें बुन रही हैं, कोई नेपाली आदमी थे वो भारी भरकम अपनी कमर पे सामान लोद लोद के लेके जा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे मकान दिख रहे थे ऊपर से। अब रास्ते जो थे वीरान थे, संकरे थे, मतलब पतले पतले जलेबी की तरह घुमावदार, क्योंकि हिमालय वगैरह क्या होते हैं कटे कट के बनाए जाते हैं, जो पर्वत वगैरह होते हैं तो घुमावदार रास्ते होते हैं और वहाँ से आपको दूध की धार की तरह झरझर नीचे गिरते हुए जलप्रपात में उन्हें दिखाई दे रहे थे। तो कहीं चांदी की तरह चमक मारती तिस्ता नदी क्या है वहाँ की, सिलीगुड़ी से चली थी जब वो चल रही थी लगातार
लेखिका, उसके साथ साथ तीस्ता नदी भी चल रही थी जो वहाँ पे चांदी की तरह चमक रही थी। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कितनी साफ सफाई थी, बिल्कुल प्योरिटी, कि वहाँ पे कोई कूड़ा करकट कुछ नहीं था। तो कितना क्लीन था जलप्रपात, ऐसा लग रहा था दूध की धार बह रही हो, इतना साफ जल था वहाँ का। अब सीप अब जब जीप सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल नामक स्थान पर रुकी, वहाँ पे सेवन सिस्टर वाटरफॉल नाम करके जगह भी है, वहाँ पे रुकी। और वहाँ बड़ा सुंदर विशाल झरना दिखाई दे रहा था। सैलानी वहाँ आते थे, उन कैमरों की फ़ोटो खींच रहे थे। और जो लेखिका थी वो भी मंत्रमुग्ध हो जाती है ऐसा मनोरम दृश्य देख के। प्रकृति और पर्यावरण। अब उन्होंने जो हिमालय की रंग बिरंगी चोटियाँ देखी, नए नए रूपों को देखा, बादलों के छा जाने को देखा। अब धीरे धीरे जब धुंध की चादर हटती है तो उन्हें दो विपरीत दिशाओं से आते छाए पहाड़ दिखाई देते हैं, कि दो दिशाओं से आ रहे हैं पहाड़ जो अपने श्रेष्ठतम रूपों के सामने थे। अब उन्हें ऐसा लगता कि यार स्वर्ग है तो कहीं यहीं पे है। और वहाँ लिखा भी था थिंक ग्रीन। थिंक ग्रीन का मतलब क्या है कि कूड़ा करकट मत फैलाओ, पेड़ पौधे मत काटो, प्रकृति के बारे में सोचो, पर्यावरण के प्रति सजग रहो। प्राकृतिक सौंदर्य से इतना प्रभावित हुई वहाँ लेखिका भी कि जीप से कुछ दूर तक वहाँ रुकने पर वह थोड़ी दूर तक तो पैदल ही वहाँ के सौंदर्य को निहारने लगती है। और जब एकदम पहाड़ी औरतों की ठक ठक की आवाज़ आती है, तो उनके पत्थर तोड़ने की आवाज़ आती है, तब उनकी ये मुग्धता टूटती है। भूख मौत और जीवित रहने की जंग में शामिल स्त्रियाँ। अब लेखिका को बहुत दुख होता है कि इतने सुंदर प्राकृतिक मनोरम दृश्य होने पर भी वहाँ लोग भूख मौत और जीवित रहने के लिए जंग लड़ रहे हैं। वहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी ने बताते हैं उन्हें, लेखिका को, कि आप जितने सुंदर स्थानों का दर्शन कर रहे हैं ना, ये पहाड़ी महिलाएं हैं जो इनको तोड़ तोड़ के बनाती हैं। और इतना खतरनाक काम होता है कि एक मिनट भी इधर उधर नज़र, कहते हैं ना, हटी और दुर्घटना घटी, एक तरफ पैर इधर उधर हुआ तो ये मतलब मौत की खाई में काम कर रहे हैं ये लोग। तो और वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ था सरकार द्वारा जो लगाया हुआ था कि एवर वंडर्ड हु डिफाइंड दैट टू बिल्ड दिस रोड्स, कि आप आश्चर्य करेंगी इन रास्तों को बनाने के लिए लोगों ने मौत को झुठलाया है, कि लोग मौत से टकरा रहे हैं इन रास्तों को बनाने के लिए। तो मतलब कि वो अपना जीवन दे रहे हैं कितना कम लेके, और पहाड़ी जो स्त्री समाज को कितना कुछ दे रही हैं। पहाड़ी जीवन की कठोरता। अब जब जीप और ऊंचाई पर पहुंची, जितने जितना ऊपर जाते हैं, 7-8 वर्ष की ऊपर उम्र के बहुत सारे बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। और ये जो जितेन है गाइड है उनका, वो बताता है कि यहाँ तराई में ले दे के सिर्फ एक ही स्कूल है जो बच्चों को 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़कर जाना पड़ता है। और जब ये आते हैं बेचारे शाम को अपनी मम्मी की पानी भराते हैं, हेल्प कराते हैं, मवेशियों को चराते हैं। मवेशी कौन होते हैं? उनके भेड़े बकरियां जो पालते हैं उनको चराते हैं, जंगल में लकड़ियाँ काट के लेके आते हैं, भोज ढोते हैं। मतलब कि उनकी लाइफ बहुत कठिन है, पहाड़ी जीवन है, कठिन है, कोई मुश्किल नहीं है, कठोर बहुत है। बच्चे भी इतनी ऊंची जाके पढ़ाई करके आते हैं, फिर अपनी मम्मी की हेल्प कराते हैं। लायुंग के प्राकृतिक दृश्य। युमथांग पहुंचने के लिए लायुंग में जिस मकान में लेखिका व और सहयात्री ठहरे थे, तीस्ता नदी के किनारे लकड़ी का एक छोटा सा घर था। अब वहाँ का वातावरण देख के लगा कि प्रकृति ने मनुष्य को सुख शांति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब कुछ दिया, लेकिन हमने क्या किया? हमने न क्षमा, कहते ना, अक्षम्य अपराध किए जो क्षमा ना कर सके। मतलब हमने पेड़ काटे, प्रकृतियों को नुकसान पहुंचाया। लायुंग की सुबह लायुंग की सुबह बेहद शांत और सुरम्य थी। वहाँ के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, मतलब वो वहाँ से खोद के लाते, बेचते, धान की खेती करते, दारू का व्यापार करते। लेखिका सुबह अकेली ही पहाड़ी की बर्फ़ देखने निकल जाती, लेकिन बर्फ़ नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने पोल्यूशन इतना फैला रखा है। लायुंग में एक सिक्के में इन नवयुग ने बताया कि प्रदूषण के चलते बर्फबारी जो है कम होती जा रही है, क्योंकि जितना पोल्यूशन होगा, पर्यावरण को जितना नुकसान होगा, उतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और उसी से गर्मी भी बढ़ेगी, तो जो बर्फ़ वगैरह वो पिघलना शुरू हो जाती है। भारत का स्विट्जरलैंड। बर्फबारी देखने के लिए लेखिका और सहयात्रियों के संग लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर स्थित कटाव नामक स्थान पर जाते, कि जितना ऊंची जाएंगे उतनी ही हमें बर्फ़ देखने को मिलती है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाव जो जाते हैं, इसका जो रास्ता है वो बहुत मुश्किल है, दुर्गम है। सभी सैलानियों की सांसें रुकी जा रही थी, रास्ते धुंध फिसलन से भरे थे, गाड़ियाँ फिसल भी जाती हैं ऐसे रास्तों पे। बड़े शब्दों में चेतावनी लिखी थी, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड, मतलब कि अगर आप शादीशुदा हैं तो स्पीड को तलाक दे दो, यानी स्पीड छोड़ दो, स्पीड को भूल जाओ। अगर आप शादीशुदा तो आराम से गाड़ी चलाइए, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। कटाव की सुंदरता। कटाव पहुंचने के रास्ते में दूर से बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देने लगे थे। अब पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन पर पाउडर छिड़क दिया।
यह साबुन के झाग चारों ओर फैला दिए हों। सभी यहाँ पर बर्फ कूदने लगे थे। लेखिका को लगा शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन के गहन सत्य को खोजा होगा। मतलब वहाँ पे आपको दिखाया बिल्कुल शांति शांति है, बिल्कुल साफ उनके जो झाग होते हैं वैसा पाउडर की तरह बिखरा रखा है, सारा बर्फ ही बर्फ। और ऐसा लगा कितनी शांति, यहीं पे ऋषि मुनियों ने हमारे वेदों की रचना की होगी, गहन सत्य को खोजा होगा। लेखक के मित्र मणि एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ है, पूरे एशिया को देखो, प्रकृति को भी किस नायाब ढंग से इंतजाम करती है। सर्दियों के बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल 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 कर जलधाराओं या मतलब हमारे को सूखे कंटों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। मतलब कि उन्होंने एकदम पानी इकट्ठा कर लिया बर्फ के रूप में ठंड के अंदर, और गर्मियों में यही जो बर्फ है पिघल पिघल कर हमारे लोगों की प्यास को तृप्त करते हैं। सैनिका की वीरता के किस्से। अब वहाँ से आगे बढ़ने पर उन्होंने मार्ग में इक्का दुक्की फौजी छावनियाँ भी देखी। वहाँ से क्योंकि बॉर्डर पड़ता है हिमालय पे, वहाँ से थोड़ी दूरी पर चीन की सीमा थी। जब लेखिका ने एक फौजी से पूछा कितनी कड़कड़ाई ठंड, मतलब कि वहाँ पे तो -डिग्री में भी तापमान चला जाता है, और उस टाइम जिस टाइम लेखिका ने पूछा -15 डिग्री सेल्सियस था वहाँ का तापमान। तो उन्होंने पूछा कि इतने कम तापमान में तो आपको तकलीफ होती होगी। तो उन्होंने उत्तर दिया, आप चैन की नींद सोच के इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। और दूसरी दूर एक फौजी छावनी पर लिखा था कि वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, मतलब आज हम अपना दे रहे हैं ताकि तुम लोगों का कल अच्छा हो। हम भारतीयों को सैनिकों पे बहुत गर्व होता है। ये सोचने लगती है पौष और माह के महीनों में जब केवल पेट्रोल को छोड़कर सब कुछ जम जाता है, तो उस समय भी हम ये सैनिक हमारी रक्षा में दिन रात लगे रहते हैं। युमथांग की घाटियों में ढेरों प्रियोता रोडोडेंड्रो के फूल खिले हुए हैं। जितेन उन्हें बताता है कि 15 दिनों में पूरी घाटी फूलों से भर उठेगी। सिक्किम में भारत प्रेम। अब लेखिका युमथांग में चिप्स बेचती हुई युवती से पूछती है कि क्या तुम सिक्किमी हो? अरे नहीं, मैं इंडियन हूँ। मतलब कि इतना अच्छा लगा कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत प्रसन्न हैं। अब उनकी वहाँ की क्या मान्यताएं हैं। जब लेखिका और उनके साथी जीप में बैठ रहे थे, एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट लिया। लेखिका के साथी जो मनी है वो बताती है कि पहाड़ी कुत्ते हैं, केवल चांदनी रात में ही भौंकते हैं। वापस लौटते हुए जितेन उन्हें जानकारी देता है कि यहाँ पर एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के पैरों के निशान भी हैं। कहा जाता है कि गुरु नानक की थाली में थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस स्थान पर चावल छिटके गए थे वहाँ चावल की खेती होती है, क्योंकि गुरु नानक जी भी यहाँ थे, इनकी चावल से कुछ दाने गिरे तो वहीं पे चावल की अब खेती होती है। क्योंकि तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे धान की खेती भी बहुत मशहूर है, यहाँ सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है, दारू का व्यापार भी होता है। तो यहाँ बताया कि गुरु नानक जी के पैरों के निशान भी पाए जाते हैं, और जहाँ पे उनकी प्लेट से थाली से चावल गिर गए थे वहीं चावल की खेती भी होती है। खेतुम का महत्व। जितेन बताता है कि 3-4 किलोमीटर आगे खेदुम नाम का एक स्थान है जहाँ देवी देवता का निवास है। सिक्किम के लोगों का विश्वास है कि जो यहाँ गंदगी फैलाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। खेदुम। लेखिका पूछने पर कहा कि क्या तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते हो? बोले नहीं मैडम, हम लोग पहाड़, नदी, झरने इन सब की तो पूजा करते हैं। जितेन युमथांग के विषय में जानकारी और देता है कि सिक्किम भारत में मिला तो उसको कई वर्षों बाद भारतीय सेना के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में यह विचार आया कि केवल सैनिकों को यहाँ रखकर क्या होगा, घाटी के बीच रास्ते निकालकर इस स्थान को टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। और आज भी यहाँ रास्ते बनाए जा रहे हैं। लेखिका सोचती है नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। मतलब कितना अच्छा लगता है कि नई नई इन्वेंशंस हो रही है, नए नए स्पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, टूरिस्ट स्पॉट बनाए जा रहे हैं। और शायद मनुष्य की कभी ना समाप्त होने वाली खोज का नाम सौंदर्य है, कि हम नई नई चीज़ें सोचते रहते हैं। इंसान जो है कुछ नई नई चीज़ों का, सौंदर्य का अनुभव करता रहता है, खोजता रहता है। तो ये पाठ में हमने पूरा पढ़ा कि जो लेखिका ने गंतोक की यात्रा की, तो साना साना हाथ जोड़ी, जो मधु कांकरिया जी द्वारा लिखित थी। और अगली वीडियो में बच्चों मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूँगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।